सोचिए एक ऐसा इंसान जिसके विचार 2000 साल बाद भी हमारी दुनिया को चला रहे हों। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अरिस्तु की, जो पश्चिमी दर्शन के सबसे बड़े नामों में से एक हैं। चलिए समझते हैं उनकी जिंदगी और उनके कमाल के आइडियाज को। जरा ये लिस्ट देखिए। लॉजिक, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, और ये तो बस शुरुआत है। दिमाग में आता है ना कि भाई एक अकेला इंसान इतने सारे फील्ड्स का फादर कैसे हो सकता है। ये सवाल आज भी बड़े बड़े स्कॉलर्स को हैरान करता है, और इसी वजह से उन्हें एक नाम मिला, पहला शिक्षक। जॉनथन बार्न्स की ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। उन्होंने कहा था कि अरस्तु के बाद की दुनिया का इंटेलेक्चुअल इतिहास लिखना असल में पूरे यूरोप के थॉट का इतिहास लिखने जैसा है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। 2000 साल से भी ज्यादा उनके आइडियाज वेस्टर्न वर्ल्ड की बुनियाद बने रहें। तो सवाल यह है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो आखिर कौन थे ये महान विचारक? चलिए अरस्तु की जिंदगी में थोड़ा झांकते हैं और देखते हैं कि उनके अनुभवों ने उनके इस कमाल के काम को कैसे शक्ल दी। जरा सोचिए, एक 17 साल का लड़का एथेंस आता है और सीधा प्लेटो की मशहूर एकेडमी में एडमिशन लेता है, और वहां 1-2 साल नहीं, पूरे 20 साल रहता है। कमाल है। प्लेटो के बाद उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान को पढ़ाया, और फिर आखिरकार एथेंस लौटकर अपना खुद का स्कूल खोला जिसका नाम था लाइसियम, और यहीं पर उनके ज्यादातर महान काम लिखे गए थे। और यहीं पे अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो से एक बहुत ही बड़ा ब्रेक लिया। देखिए, प्लेटो मानते थे कि हर चीज का एक परफेक्ट फॉर्म या आइडिया कहीं और एक अलग ही दुनिया में होता है, लेकिन अरस्तु ने कहा नहीं, असली दुनिया तो यहीं है, हमारे चारों तरफ। उनके हिसाब से एक सेब का जो सार है, उसका जो सेबपन है, वो किसी और दुनिया में नहीं बल्कि हर असली सेब के अंदर ही मौजूद है। ये सोच में एक जबरदस्त बदलाव था, रियलिज्म की तरफ एक बड़ा कदम, जिसने आगे चलकर साइंटिफिक मेथड की नींव रखी। ठीक है, तो अगर असलियत हमारे चारों ओर है तो फिर हम उसे समझें कैसे? अरस्तु का क्या तरीका था इस दुनिया को समझने का? उनके लिए सारा ज्ञान एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतने ही गहरे सवाल से शुरू होता है। क्यों? मतलब सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि कोई चीज क्या है। असली सवाल तो ये है कि वो क्यों वैसी है जैसी वो है। और बस यही एक सवाल उनके पूरे के पूरे एनालिसिस का बेस था। अब इस क्यों वाले सवाल का जवाब देने के लिए अरस्तु ने एक पूरा सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क बनाया, और आज हम इसे 4 कारणों या द 4 कॉजेज के नाम से जानते हैं। ये असल में किसी भी चीज को समझने के 4 अलग अलग नजरिए हैं। पहला है मटीरियल कॉज, यानी वो चीज बनी किससे है। दूसरा फॉर्मल कॉज, उसका डिजाइन या शेप कैसा है। तीसरा एफिशिएंट कॉज, उसे बनाया किसने। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है फाइनल कॉज, मतलब उसका मकसद क्या है, उसका पर्पस क्या है। अरस्तु ने इसके लिए एक खास शब्द इस्तेमाल किया, टेलोस। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक संगमरमर की मूर्ति है, तो उसका मटेरियल कॉज क्या हुआ? संगमरमर। फॉर्मल कॉज, वो डिजाइन जो मूर्तिकार ने उसे दिया। एफिशिएंट कॉज, खुद मूर्तिकार और उसके औजार। और फाइनल कॉज, कला बनाना, कुछ खूबसूरत बनाना। अरस्तु का मानना था कि इस फ्रेमवर्क से हम अपने आसपास की हर चीज को पूरी तरह से डीकोड कर सकते हैं। तो ये तो हुई दुनिया को समझने की बात। अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सबको सबसे ज्यादा परेशान करता है, एक अच्छी, एक बेहतर जिंदगी कैसे जी जाए। अरस्तु के हिसाब से जिंदगी का जो अल्टीमेट गोल है वो है यूडेमोनिया। अब इसका मतलब सिर्फ हैप्पीनेस या खुशी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। सोचिए एक पौधा जो अपनी पूरी क्षमता से खिल चुका है, बस वही है यूडेमोनिया। एक गहरी संतुष्टि, इंसान का अपनी पूरी काबिलियत तक पहुंचना। इसे हम ह्यूमन फ्लरिशिंग या मानव उत्कर्ष भी कह सकते हैं। और अरस्तु के लिए एथिक्स यानी नैतिकता कोई थ्योरी की क्लास नहीं थी, ये एक प्रैक्टिकल साइंस थी। उनके लिए अच्छी बातें जानना ही काफी नहीं है, अच्छा इंसान बनना पड़ता है। मतलब सद्गुणों को सिर्फ समझना नहीं है, उन्हें प्रैक्टिस करना है, अपनी आदत बनाना है। ये करने की फिलॉसफी है, सिर्फ सोचने की नहीं। तो सवाल ये है कि हम गुणी बने कैसे। यहीं पर अरस्तु का मशहूर आइडिया आता है, द गोल्डन मीन, यानी स्वर्णिम माध्य। उनका कहना था कि हर गुण, हर वर्चू 2 एक्सट्रीम्स के बीच का एक बैलेंस है। जैसे करेज यानी साहस, कायरता और बेवकूफी भरी दिलेली के बीच का बैलेंस है। या फिर उदारता, जो कंजूसी और फिजूल खर्ची के ठीक बीच में आती है।
तो हर अच्छी आदत असल में दो बुरी आदतों के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस है। तो हमने अरस्तु के कुछ बड़े आइडियाज को समझा, पर अब देखते हैं कि उनकी लेगेसी इतनी लंबी कैसे चली, कैसे उनके विचार हजारों साल तक टिके रहे। अरस्तु के आइडियाज का सफर किसी थ्रिलर कहानी से कम नहीं है। देखिए, पहले तो इनके स्कूल लाइसियम में उनकी बातें पढ़ाई गईं, फिर सदियों तक उनका काम लगभग गुम हो गया था। ऐसा लग रहा था कि सब खत्म। लेकिन फिर इस्लामिक दुनिया के स्कॉलर्स ने उन्हें खोजा, सहेजा और अरबी में ट्रांसलेट किया, और उसके बाद मेमोनाइट्स जैसे यहूदी और थॉमस एक्विनास जैसे ईसाई विचारकों ने अरस्तु की फिलॉसफी को अपनी सोच के साथ जोड़ा, और देखते ही देखते वो मिडिल एज के सबसे बड़े थिंकर बन गए। खासकर उनका लॉजिक का सिस्टम, वो इतना परफेक्ट था कि 2000 साल से भी ज्यादा तक उसमें कोई बड़ी कमी नहीं निकाल पाया। सोचिए, ये शायद पूरी इंसानी तारीख में किसी एक इंसान के इंटेलेक्चुअल असर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अरस्तु सिखाते थे कि फिलॉसफी की शुरुआत होती है हैरानी से, वंडर से। जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखकर हैरान होते हैं और पूछते हैं क्यों, तो चलिए इसी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। वो कौन सी चीज है जो आज भी हमें हैरान करती है? वो क्या है जिसे हम सच में समझना चाहते हैं? क्योंकि उसी हैरानी में, उसी जिज्ञासा में फिलॉसफी का